तुम बहुत सुंदर हो, यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक रात में अमीर बना दूंगा। नहीं साहब, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगी। था दोस्तों, काशी की वह शाम बड़ी सुहानी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें गीली थीं और मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे माहौल में भक्ति का रंग घोल रही थी। इसी माहौल में बस अड्डे पर एक साधारण सी देहाती औरत उतरती है। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी है, कंधे पर पुरानी सी थैली और चेहरे पर थकावट। देखने में बिल्कुल सामान्य, जैसे कोई गांव की औरत पहली बार काशी आई हो, पर असलियत कुछ और ही थी। ये साधारण औरत असल में पुलिस अधिकारी सेजल शर्मा थी। एक ऐसी बहादुर पुलिस अफसर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों का कलेजा कांप उठता है। लेकिन आज वो काशी में भेष बदल कर आई थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो पुलिस है। वो ऐसी दिख रही थी जैसे कोई गरीब डरपोक गांव की महिला हो, जो बस भगवान के दर्शन के लिए आई हो। पर किसी को क्या पता था कि ये औरत दर्शन के बहाने काशी नहीं आई थी। वो यहाँ एक खतरनाक गुप्त काम पूरा करने आई थी। काशी की गलियों में भीड़ लगी थी। उन्हें पता था कि काशी की इस पवित्र धरती के अंदर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ मासूम लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है। करुणा निवास बालिका सदन का नाम आते ही लोगों के चेहरे मुस्कुरा देते हैं, पर उसके अंदर क्या क्या पाप चल रहा है ये दुनिया नहीं जानती। सरकार और विभाग को ये खबर मिली थी, पर मामला इतना नाजुक था कि खुलेआम कार्यवाही करने से पूरा गिरोह भाग सकता था। इसलिए ये काम सिर्फ सेजल को सौंपा गया था। इसलिए वो साधारण औरत बनकर यहाँ आई थी। बारिश थोड़ी कम हुई तो सेजल धीरे धीरे सिर झुकाए मंदिर की ओर बढ़ रही थी, पर अंदर से उनकी आंखें हर चीज को बारीकी से देख रही थी। सब कुछ वो ध्यान से समझ रही थी। जैसे ही वो विश्वनाथ मंदिर आश्रम के पास पहुंची, वहां भक्तों की लंबी कतार लगी थी। कोई माला जप रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई भगवान से मन की मुराद मांग रहा था। सेजल भी उस भीड़ में जाकर शांति से खड़ी हो गई, पर उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, तारांकन दर्शन के बाद मुझे असली काम शुरू करना है। आज की रात मैं उस नर्क को उजागर करूंगी जहां ना जाने कितनी बेटियों की चीखें दबाकर रखी गई हैं। सेजल मन ही मन आगे का रास्ता सोच रही थी। कतार से निकलकर जैसे ही वो बाहर आई, बारिश फिर से टप टप गिरने लगी। सड़क किनारे रखी एक पुरानी सी जगह पर वो बैठ गई, वैसे दिखाने के लिए ताकि भीड़ को लगे कि वो दूर दराज से आई साधारण स्त्री है। तभी उनके पास किसी के रोने की धीमी सी आवाज आई। पहले तो लगा कोई भक्त भाव विभोर होकर रो रहा होगा, लेकिन रोने में ऐसा डर था जैसे किसी ने उसकी सांसें जकड़ दी हो। सेजल उठी और आवाज की तरफ बढ़ी। एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगती हुई सीढ़ियों पर बैठी थी। साड़ी फटी हुई, बाल बिखरे, हाथ कांप रहे थे। लग रहा था जैसे पूरे संसार का दुख उसी की झोली में गिरा हो। सेजल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तारांकन मांझी, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और बोली, बिटिया मुझे बचा लो, वरना वो लोग मुझे भी मार देंगे। सेजल ने उनके पास बैठकर कहा, तारांकन कौन लोग माँ? साफ साफ बताओ, मैं सुन रही हूँ। बूढ़ी ने अपने आंसू पोंछे, घबराई आवाज में बोली, तारांकन, करुणा निवास बालिका सदन। वहां नरक बसता है बिटिया, नरक। ये नाम सुनते ही सेजल का दिल चुभ गया। यही नाम उन्हें बताया गया था, यही नाम इस काम की जड़ था। उन्होंने धीरे से कहा, माँ क्या होता है वहां? और इसके बाद बूढ़ी औरत जो बोली उसने हवा का रुख बदल दिया। उसका नाम था शांताबाई। वो पिछले 4 साल से करुणा निवास में सफाई का काम करती थी। शांताबाई कांपती आवाज में बोली, तारांकन, लड़कियों को वहां आसरा नहीं मिलता बिटिया, वहां तो शैतान राज करता है। नाम है आश्रय गृह, पर असल में वो जगह पाप का कुआं है। वहां एक आदमी है अनंत सिंघानिया। लोग उसे समाज सेवी मानते हैं, दानदाता कहते हैं, पर सच ये है कि वो लड़कियों की इज्जत छीनने वाला दरिंदा है। जिसे देख ले उसी पर टूट पड़ता है। जैसे ही कोई नई लड़की आती है उसे वे पहले बंद कमरे में ले जाते हैं, कहते हैं जांच करनी है। पर असल में शांताबाई चुप हो गई, उसकी आंखें भर आईं। सेजल ने उसका हाथ पकड़ा, तारांकन डरो मत माँ, मैं हूं यहाँ, आगे बताओ। शांताबाई ने धीमे से कहा, तारांकन, उसे नशे की दवा देते हैं, उसे अपना बनाते हैं, फिर बेच डालते हैं बिटिया। कई को वापस भी नहीं लाते, कह देते हैं भाग गई। सेजल के भीतर एक तूफान उठ गया, पर चेहरा शांत रखा, क्योंकि उनका भेष आज सबसे बड़ा हथियार था। शांताबाई का दर्द वहीं नहीं रुका। उसने आगे बताया, तारांकन 2 दिन पहले रूही नाम की 19 साल की लड़की थी, बड़ी भोली थी, मासूम। उसने अनंत के कमरे में जाने से मना कर दिया, उसे मारा पीटा, पागल खाने वाले कमरे में डाल दिया। दूसरे दिन उसकी लाश मिली और रात में नाले में फेंक दिया गया जैसे कोई कचरा हो। सेजल की सांस भारी हो गई, उनका खून खौल उठा, पर वो शांत रही। माँ, तुमने ये सब देखा? सेजल ने पूछा।
शांताबाई ने सिर हिलाया। तारांकन अपनी आंखों से देखा बिटिया, और यही मेरी गलती हो गई। उन्होंने मुझे धमकी दी है, कहते हैं अगर तूने किसी को बताया तो चोरी का आरोप लगाकर जेल में डाल देंगे। पर अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। उन बच्चियों की चीखें मेरे कान में गूंजती रहती है। सेजल ने गहरी सांस ली। आसमान में फिर से बादल गरजे, जैसे खुद भगवान भी ये सुनकर बेचैन हो उठे हो। उन्होंने शांताबाई का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, तारांकन माँ, अब तू अकेली नहीं है। आज से मैं तेरे साथ हूँ। सच को छुपाकर रखने वाले लोगों का समय अब खत्म हो गया है। शांताबाई ने डरते हुए पूछा, पर बिटिया तुम कौन हो? सेजल हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस इतना समझ लो माँ, भगवान ने मुझे ही तेरी पुकार सुनने भेजा है। सेजल जानती थी अब खेल आसान नहीं है। करुणा निवास का दरिंदा अनंत सिर्फ साधारण अपराधी नहीं था, उसके पीछे बड़े लोग खड़े थे। पैसा, ताकत, आदमी, सब उसके पास था। सेजल खड़ी हुई शांताबाई का हाथ थामकर बोली, तारांकन चलो माँ, अब तू मुझे वहां का रास्ता दिखा। आज रात मैं उसी नरक के दरवाजे पर दस्तक दूंगी। शांताबाई डर गई। तारांकन नहीं बिटिया नहीं, रात को वहां जाना ठीक नहीं। वो लोग शराब पीकर हैवान बन जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, लड़की हो या बूढ़ी औरत। पर सेजल ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, तारांकन माँ, वहीं तो जाना है। मैं बाहर से कुछ नहीं कर पाऊंगी जब तक अंदर जाकर सब ना देख लूं। शांताबाई रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, तारांकन पर बिटिया तुम अंदर जाओगी कैसे? वो लोग किसी अनजान को भीतर घुसने नहीं देते। ये सुनकर सेजल की आंखों में हल्की सी चमक आई। सेजल बोली, तारांकन, मैं एक पागल औरत बनकर अंदर जाऊंगी। नाम होगा जुगनू, और पागल को कौन रोकेगा? सीधा पकड़कर वहीं ले जाएंगे जहां मुझे पहुंचना है। शांताबाई को जैसे अपनी सुनने पर भरोसा ही नहीं हुआ। तारांकन बिटिया पागल बनोगी? वो लोग मार देंगे, तंग करेंगे। उनकी नजर में पागल की कोई कीमत नहीं होती। सेजल मुस्कुराई, तारांकन माँ, पुलिस की जिंदगी इसी पर टिकी है। जहां साधारण आदमी डर जाए वहीं हमें कदम रखना पड़ता है। उन्होंने अपनी थैली से एक पुरानी फटी साड़ी, ऊपर से पहनने वाले कपड़े, थोड़ा सा सूखा कीचड़ और ऊपर से लगाने के लिए काजल का टूटा हुआ डिब्बा निकाला। शांताबाई हक्का बक्का देखती रह गई। उसने पागल का भेष बनाया और बालों को खोलकर जटाओं जैसा कर लिया। अब सेजल पूरी तरह जुगनू बन चुकी थी। शांताबाई की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। बिटिया, अब तो तू सचमुच पागल सी लग रही है। शांताबाई ने डरते हुए कहा, बिटिया अब क्या करें? सेजल बोली, तारांकन, अब हम जाएंगे बस अड्डे के पास। मैं वहां पागलों की तरह चिल्लाऊंगी, चीजें फेंकूंगी। लोग पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस मुझे पकड़कर सीधे वहीं भेजेगी जहां मैं जाना चाहती हूं, करुणा निवास बालिका सदन। दोनों वहां से बस अड्डे की तरफ बढ़ी। सेजल अब जुगनू के रूप में चल रही थी। गलत चाल, तिरछी नजर, बार बार बड़बड़ाना। शांताबाई पीछे पीछे डरते हुए जा रही थी। जैसे ही वे काशी बस अड्डे के पास पहुंचे, उसी समय भीड़ लगी हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सेजल ने धीरे से कहा, माँ, अब तू पीछे हो जा, आगे का काम मैं कर लूंगी। शांताबाई थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। अगले ही पल सेजल उर्फ जुगनू जोर से चिल्लाई, तारांकन हट जाओ, मेरे राजा आएंगे, मुझे कोई मत रोको। उन्होंने एक फल वाले का ठेला उलट दिया। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। एक महिला बोली, अरे कोई पुलिस बुलाओ, ये तो पागल लगती है। बस उसी का इंतजार था। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी पहुंची। 2 महिला सिपाही उतरी और किसी तरह जुगनू को पकड़ लिया। जुगनू चीखी, तारांकन छोड़ो मुझे, मेरा राजा आएगा, मुझे जाने दो। लोग तमाशा देखने लगे। सिपाही बोले, तारांकन, इसे सुधार गृह भेजना पड़ेगा, बड़ी खतरनाक लगती है, घर बार भी नहीं है। कुछ ही पलों में जुगनू नाम की ये पागल औरत सरकारी गाड़ी में बैठाकर ले जाई जा रही थी, सीधे उसी जगह जहां असली दानव रहते थे, जहां लड़कियों की चीखें कैद थीं और जहां आज रात एक शेरनी प्रवेश करने वाली थी। लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी एक पुरानी, बड़ी और डरावनी हवेली जैसी इमारत के सामने रुक गई। बाहर तख्ती लगी थी, करुणा निवास बालिका सदन, बेघर लड़कियों के लिए सेवा केंद्र। सेजल ने पहली ही नजर में समझ लिया, ये जगह बाहर से शांत, अंदर से तूफान जैसी है। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक कर्कश आवाज आई, तारांकन, लाओ इस नई पागल को नीचे उतारो। शाम के बाद आया माल ज्यादा काम आता है। ये आवाज थी उस निगरानी रखने वाली मालती की, जिसे अंदर के सभी कर्मचारी जेलर से भी ज्यादा डरते थे। महिला सिपाहियों ने पूछा, मैडम, इसे कहाँ रखना है? मालती ने तिरछी नजर डालकर कहा, तारांकन सीधा बड़े कमरे में फेंक दो, सुबह तक इसकी औकात पता चल जाएगी। जुगनू चिल्लाती हुई, तारांकन, मेरा राजा आएगा, मुझे छोड़ दो। वो अंदर धकेल दी गई। कमरे में अंधेरा था और हवा में एक तरह की फफूंद की बदबू फैली हुई थी। धीरे धीरे सेजल की आंखें अंधेरे में देखने लगी। वो एक बड़े कमरे में थी,
जिसमें करीब 30-35 लड़कियां फर्श पर बैठी थीं। कुछ दुबकी हुई, कुछ सिसकती हुई, कुछ खाली निगाहों से दरवाजे को देखती हुई। एक पतली दुबली लड़की पास आई और धीमे से बोली, दीदी तुम नई आई हो? सेजल ने उसे पहचान लिया। ये वही प्रीति थी जिसके बारे में शांताबाई ने बताया था। इस जगह का माहौल किसी जेल से भी डरावना था। यहाँ कोई बात ऊंची आवाज में नहीं करता था। सबकी सांसें दबकर चल रही थी, जैसे वे जी नहीं रही, बस जिंदा होने का बोझ ढो रही हो। और तभी लोहे के दरवाजे पर किसी ने डंडा दे मारा। पूरा कमरा सिहर उठा। लड़कियों ने तुरंत अपने सिर घुटनों में छुपा लिए। दरवाजा खुला और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर आए, मंगल और पप्पू, अनंत सिंघानिया के खास गुंडे। मंगल ने कमरे में रोशनी घुमाई और हंसते हुए कहा, देख पप्पू, नई चिड़िया आई है। पप्पू ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, आज साहब बड़ा खुश होंगे। पप्पू जोर से चिल्लाया, सब खड़े हो जाओ। डरी हुई लड़कियां उठ खड़ी हुई, उनके शरीर कांप रहे थे। सेजल भी उठ गई, लेकिन थोड़ा तिरछा होकर, जैसे जुगनू सही से खड़ी ना हो पाती हो। मंगल ने प्रीति की ओर देखा और बोला, तारांकन तू फिर छुप रही है, आज नहीं बचेगी। प्रीति बिजली की तरह कांपने लगी। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी इंसान की आत्मा को भी हिला दे। सेजल ये सब होते हुए देख रही थी। उनका खुफिया यंत्र सब कुछ कैद कर रहा था, ये बातें, ये चेहरे, ये डरावना माहौल। लेकिन उनका मन तड़प रहा था। उनका दिल कह रहा था, अभी जाकर इन दोनों को खत्म कर दूं, पर दिमाग कह रहा था, नहीं, पूरी जड़ को पकड़ना है, अभी जल्दी नहीं करनी। मंगल की नजर अचानक सेजल पर पड़ी। उसने कहा, ओए पगली, इधर आ। सेजल ने कान पकड़कर अजीब सी आवाज निकाली, तारांकन? हाँ हाँ हाँ, मेरा राजा, मेरी टोपी। पप्पू हंस पड़ा, देख सच में पागल लगती है। मंगल बोला, साहब के यहाँ भेजें या कल के लिए छोड़ दें? पप्पू ने एक बार सेजल को सिर से पांव तक देखा और बोला, तारांकन आज इसे रहने दो, साहब नए चेहरे पसंद करते हैं। पहले इसे नहलाना होगा, कपड़े बदले जाएंगे, तब भेजेंगे। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। मंगल और पप्पू बाहर जाते हुए बोले, तैयार रहना, रात लंबी है। दरवाजा फिर जोर से बंद हुआ। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ लड़कियों की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। प्रीति धीरे से उनके पास आई और फुसफुसा कर बोली, तारांकन दीदी तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो? अगर नाटक कर रही हो तो भाग जाओ, यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचता। सेजल ने उसे हल्की नजर से देखा। उनकी आंखें प्रीति को भरोसा दे रही थी, लेकिन भेष के कारण वो कुछ बोल न सकी। रात बढ़ रही थी और उसके साथ ही न्याय की घड़ी भी करीब आ रही थी। करुणा निवास के चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली थी। लगभग रात के 11 बजे गलियारे में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज मंगल या पप्पू की नहीं थी, ये आवाज उन दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। लड़कियों ने तुरंत चुप्पी साध ली। कई ने सिर घुटनों में छुपा लिया। दरवाजे के सामने आकर कदम थमे। ताले में चाबी घुसी, घर धड़ाम, दरवाजा खुला। अंधेरे में से दो साए नजर आए, मंगल और पप्पू। उनके पीछे एक और बड़ा साया खड़ा था। वो था अनंत सिंघानिया। उम्र लगभग 50, पेट मोटा, आंखों में हवस की गंदगी, हाथ में सोने की मोटी चैन और चेहरे पर शेर जैसा अहंकार। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रीति ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। बाकी लड़कियों ने सिर झुका लिया। सब जानती थी आज जिस पर अनंत की नजर पड़ गई, उसकी रात नरक बन जाएगी। मंगल ने रोशनी का उजाला सेजल के चेहरे पर मारा। सेजल ने जानबूझकर चेहरा तिरछा कर लिया और पागलों जैसी हंसी निकाली, तारांकन? हाँ हाँ, मेरा राजा आ गया। अनंत हंस पड़ा। उसे लगा जैसे उसे आज की रात का मनोरंजन मिल गया हो। वो आगे बढ़ा, अपनी शराब की बदबूदार सांस सेजल पर फेंकते हुए बोला, अरे वाह, कौन है ये नई चिड़िया? पप्पू बोला, तारांकन साहब आज ही लाई है पुलिस। पूरी पागल लगती है। आपने कहा था नया चाहिए तो ये रही। अनंत ने आंखें सिकोड़कर सेजल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तारांकन हम पागल भी हैं और जवान भी। आज की रात मजेदार होगी। लड़कियों का रोम रोम डर से कांप गया। प्रीति ने हाथ जोड़कर पप्पू से कहा, भैया इसे मत ले जाओ, ये सच में पागल है, इसे समझ नहीं आता। पर पप्पू ने उसके पेट में लात मारकर कहा, तारांकन चुप रहे, ज्यादा बोलेगी तो पहले तुझे ले जाऊंगा। प्रीति जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, पर आवाज नहीं निकाली। चीखने की हिम्मत जैसे मर चुकी थी। सेजल की मुट्ठी कस गई, पर उन्हें खुद को रोकना था। अगर उन्होंने अभी ही अपना असली रूप दिखा दिया तो पूरा गिरोह भाग जाएगा। अनंत हंसते हुए बोला, अरे वाह, थोड़ी तगड़ी भी है, चलो इसे ऊपर मेरे कमरे में ले चलो। सेजल का खुफिया यंत्र अब तेजी से चल रहा था। हर चेहरा, हर आवाज, हर गाली कैद हो रही थी। अनंत, मंगल और पप्पू लड़की को बुलाकर कमरे के अंदर ले गए और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया।
अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, अनंत और जुगनू। अनंत ने सेजल की साड़ी पकड़कर बोला, डर मत साहब, तुझे रानी बनाएंगे। लेकिन सेजल की आंखों में आग जल चुकी थी। भेष के भीतर की पुलिस वाली जाग चुकी थी। अनंत ने दोबारा उसे छूने की कोशिश की, तभी सेजल ने इतनी तेजी से उसकी कलाई मोड़ी कि उसकी चीख कमरे में गूंज उठी, तारांकन, आह, तू है कौन? सेजल का शरीर सीधा हो गया, चेहरा एकदम कठोर और निडर हो गया। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में डाला और कहा, मैं हूं पुलिस अधिकारी सेजल शर्मा और तेरा खेल आज खत्म हो गया है अनंत। अनंत की आंखों में जैसे बिजली कौंध गई। तारांकन, ना, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सेजल ने पल्लू से खुफिया यंत्र दिखाया। तारांकन, तेरी हर गंदी हरकत कैद हो चुकी है। हर लड़की की चीख, हर पहरेदार की धमकी, सब कुछ सबूत बन चुका है। अनंत पीछे हटने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी। वो डर गया था, सच में डर गया था। उसने दराज खोली जहां उसकी बंदूक रखी थी, पर इससे पहले कि वो हथियार निकाल पाता, सेजल उछली और एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी। अनंत चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। सेजल ने उसके गिरे हुए शरीर पर घुटना टिकाकर कहा, तारांकन, नीचे देखकर लड़कियों को दबाता था ना? आज पुलिस तेरे ऊपर बैठी है, अब बोल कैसा लगा? अनंत दर्द से तड़प रहा था, उसकी सारी अकड़ उतर चुकी थी। वो रो पड़ा, मैडम छोड़ दो, मैं पैसे दूंगा, जो कहोगी दूंगा। सेजल ने उसकी कमीज पकड़कर उसे उठाया और बोली, तारांकन, तेरी औकात क्या है मुझे खरीदने की? आज तू नहीं, तेरे जैसे हजारों गंदे लोग पकड़े जाएंगे। उन्होंने अपने बालों में छिपे छोटे यंत्र में धीमे से कहा, तारांकन, साथियों, शिकार जाल में है, काम शुरू करो, छापा मार दो। अगले ही पल पूरे करुणा निवास में गाड़ियों की तेज आवाज गूंज उठी। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां बिजली की तरह वहां घुस गईं। बाहर खड़े पहरेदारों के चेहरों पर डर उतर आया। अभी कुछ देर पहले वे शराब पीकर इठला रहे थे, पर अब समझ गए थे कि पुलिस ने पूरा इलाका घेर लिया है। अंदर अनंत सिंघानिया के कमरे में सेजल ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा और कमरे से बाहर फेंक दिया। अनंत जमीन पर गिरा, दर्द से चीखा, मैडम, मैं निर्दोष हूं, ये सब झूठ है। दरोगा विवेक अपनी टीम के साथ अंदर आए और बाई तरफ से हवलदार ओमकार अपने दल के साथ। विवेक ने जोरदार आवाज में आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार करो। कमरे में बंद वहां की सभी लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई आगे आई। प्रीति सबसे पहले बोली, दीदी, आप पागल नहीं थी? सेजल मुस्कुराई और बोली, तारांकन, नहीं बहन, मैं तुम्हें बचाने आई थी और आज तुम सब आजाद हो। अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा, कोई नहीं मारेगा। इधर पुलिस वालों ने सभी पहरेदारों के हाथ बांधकर बाहर कतार में खड़ा कर दिया था। मंगल और पप्पू भी पकड़ लिए गए थे। उनके चेहरे की सारी हनक खत्म हो चुकी थी। तभी भीड़ में से शांताबाई दौड़ती हुई आई। जैसे ही उन्होंने सेजल को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। सेजल ने उन्हें गले लगा लिया। माँ, अगर तुम हिम्मत न करती तो ये सब कभी नहीं हो पाता। बाहर पुलिस ने सभी गंदे कर्मचारी, निगरानी करने वाली मालती, मंगल, पप्पू और अनंत सभी को पुलिस की गाड़ी में भरकर जेल भेज दिया गया। ये कहानी सिखाती है कि जब संस्थागत बेईमानी और ताकतवर लोग अपराध करते हैं तो उन्हें हराने के लिए एक व्यक्ति को निडरता, सही योजना और सच्चे सबूतों के साथ काम करना पड़ता है। डिस्क्लेमर, दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें। अगर कहानी अच्छी लगी